हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार जीडब्ल्यू में। तो मेरे डियर साथियों, आपका इस जोरदार जबरदस्त क्लास में भाई बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज ना हम क्लास 11th मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है इसको बहुत अच्छे से बेसिक से जानेंगे, समझेंगे और जो एक्सरसाइज 1.1 है इसको यार वन शॉट में ना उड़ा भी देंगे, फिनिश भी कर लेंगे। भाई ये जो आपकी क्लास है एकदम बेसिक क्लास है ना। क्लास 10 से अगर आप 11th में आए हो तो आपके लिए बहुत चीजों का जो है ना बदलाव हो गया है। और भाई आप टेंशन मत लो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना, कि भाई क्या हो रहा है। और आप हर एक पॉइंट को, हर एक जो है ना चीज को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। क्लियर हो रहा है आपको, है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस जुड़े रहना है, पेन कॉपी अपने साथ में लेकर अच्छे से समझते रहना, मैं क्या समझा रहा हूं उस चीज को जानते रहना, ठीक है ना भाई। चलो तो भाई हमें जो क्लास 11th मैथ है इसमें टोटल हमें 14 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 14 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है समुच्चय। अब सर समुच्चय जिसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? सेट। हाँ सर, सेट से तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि ये सर समुच्चय होता क्या है, समुच्चय क्या है वो हमें बता दो तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं बता दूं भाई, जो समुच्चय है ना मेरे डियर साथियों, वो एक समूह है। क्या है सर? समूह है। अच्छा सर, किसका समूह? तो भाई समुच्चय है वो वस्तुओं का समूह है, संख्याओं का समूह है। अच्छा, कौन सी वस्तुओं का, कौन सी संख्याओं का समूह है? तो वो और बताओ सर, टेंशन काहे ले रहे हो मेरे डियर साथियों। वो वस्तुएं जो एकदम स्पष्ट हों, वो वस्तुएं जो एकदम निश्चित हों। ऐसे नहीं कि भाई आप सोचने पे मजबूर हो जाओ या फिर किसी के विचार पर जो है ना डिपेंड करें, वो नहीं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा 1-2 मिनट की कहानी में। देखो इधर, पहले तो मैंने समुच्चय के बारे में बताया। तो समुच्चय क्या है? वह समूह होता है। तो ध्यान रखना, समुच्चय क्या है? कुछ नहीं, समूह होता है, ठीक है, जिसमें स्पष्ट और निश्चित वस्तुएं शामिल होती हैं। ध्यान रखना, जिसमें स्पष्ट और निश्चित वस्तुएं शामिल होती हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? समुच्चय, ठीक है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। समुच्चय इसे लिखने के लिए मंझली कोष्ठक, मंझला कोष्ठक कैसे बनता है ना, बनता है कि नहीं, मंझली कोष्ठक का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलो अब सर आपने हमें ये तो बता दिया कि सर ये स्पष्ट और निश्चित वस्तुओं का समूह होता है। अब सर एक बार ये और बता दो, स्पष्ट और निश्चित वस्तुएं होती क्या हैं? तो ध्यान से सुनो मेरे भाई, मैंने आपसे बोला है स्वरों का समूह। मैंने क्या बोला है? स्वरों का समूह। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया भैया स्वरों का समूह। किसका समूह? स्वरों का समूह। स्वर मतलब इंग्लिश में स्वर की बात कर रहा हूं, इंग्लिश में स्वर की या हिंदी में स्वर की बात कर रहा हूं, है ना। तो स्वरों का समूह। तो भाई स्वरों का जो समूह है वो स्पष्ट है। स्वरों का समूह है वो स्पष्ट है कि भाई जो स्वर होते हैं, क्या होते हैं भैया? जो स्वर होते हैं वो आपका ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। बोलो, ये स्वरों का जो समूह जो बना है स्पष्ट है, निश्चित है। तो ये जो स्वरों का जो समूह मैंने बनाया है ये आपका क्या है? समुच्चय है। ये आपका क्या है? समुच्चय है। इस समुच्चय को कोई भी संख्या, कोई भी जो है ना, आप संकेत ए से व्यक्त कर सकते हो, है ना, बी से कर सकते हो, जो आपकी मर्जी रहे वो, ठीक है। तो ये स्वरों का जो समूह मैंने बनाया है, जो स्वरों का जो समूह मैंने जो मंझले ब्रैकेट में रखा है, ये समुच्चय है। मैंने बोल दिया सर जो है ना सप्ताह के दिनों का समूह, सप्ताह के दिनों का समूह, सप्ताह के दिनों का समूह, सप्ताह के दिनों का समूह। जैसे मान के चलो एक सप्ताह में पहला संडे होता है, फिर मंडे होता है, फिर ट्यूसडे होता है, फिर वेडनेसडे होता है, फिर आपका थर्सडे होता है, फिर आपका फ्राइडे होता है, फिर आपका सैटरडे होता है। तो ये सप्ताह के दिनों का मैंने समूह बना दिया जो स्पष्ट है, जो आपका स्पष्ट है। तो ये जो सप्ताह के दिनों का समूह हो गया, ये आपका क्या है? समुच्चय है ना। कोई भी संख्याओं का समूह, जैसे मैंने प्राकृतिक संख्याओं का समूह बना दिया, है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं में कौन आता है? जैसे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है ना, ऐसे डैश चलता है। तो ये जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बना दिया मैंने, प्राकृतिक संख्याओं का समूह बना दिया, पूर्ण संख्याओं का, है ना। तो वो समूह जो स्पष्ट है, निश्चित है, वो आपका समुच्चय है ना। अब मैंने आपसे बोल दिया एक काम करो, सुंदर फूलों का समूह बनाओ। तो आप बोलोगे सर सुंदर, देखो सुंदर ये आप
इंसान की या हर व्यक्ति की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए सुंदर फूल कोई और लगते होंगे, आपके लिए सुंदर फूल कोई और लगते होंगे, तो आप जो है ना वो समूह अलग बनाओगे, मैं जो है ना वो समूह अलग बनाऊंगा, और कोई तीसरा व्यक्ति जो समूह है वो अलग बनाएगा, है ना। तो मैंने अगर यहां लिखा है, भैया, यहां मैंने लिखा है सुंदर फूलों का समूह, सुंदर फूलों का समूह, सुंदर फूलों का समूह। क्या सुंदर फूलों का जो समूह है वो स्पष्ट है? क्या वो निश्चित है? नहीं, स्पष्ट नहीं है, निश्चित नहीं है सर। ये सोच के ऊपर डिपेंड करेगा, ये विचार के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे अनुसार फूलों का समूह, सुंदर फूलों का समूह कोई और होगा। मान के चलो मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता है, आपको गुलाब का ना लगता हो। मान के चलो मुझे गेंदा का फूल अच्छा लगता है, आपको गेंदा का ना लगता हो। मान के चलो मुझे गुड़हल का फूल अच्छा लगता है, आपको ना लगता हो। तो ये इंसान के विचार के ऊपर डिपेंड करेंगे, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। इसीलिए सुंदर फूलों का जो समूह है वो समुच्चय नहीं हो सकता। समुच्चय के लिए स्पष्ट और निश्चित वस्तुओं का शामिल होना जरूरी होता है, और इसमें स्पष्टता नहीं दिख रही, ठीक है। जैसे मैंने दूसरा बोल दिया है अच्छे विद्यार्थियों का समूह, है ना, अच्छे विद्यार्थियों का समूह, अच्छे विद्यार्थी का समूह। तो भाई जो अच्छे और बुरे हैं ये सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान के चलो भाई मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा मुझे क्या बताओ खराब लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। मेरा बच्चा तो मेरे लिए अच्छा लगेगा, लेकिन आपके लिए हो सकता है मेरा बच्चा अच्छा ना लगता हो। तो आप देखो, जैसे मैं अगर समुच्चय बनाऊंगा तो मेरे बच्चे को मैं शामिल करूंगा, और आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए मेरा बच्चा अच्छा नहीं लगता। तो ये विद्यार्थियों का, अच्छे विद्यार्थियों का समूह, ये भी भाई समुच्चय कैसे हो सकता है? ये भी विचार के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपसे बोलूं कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समूह, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समूह हो सकता है मेरे लिए जो है ना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा हो, आपके लिए हो सकता है विराट कोहली हो, किसी के लिए बुमराह हो, किसी के लिए कोई हो। तो जो अच्छा और बुरे का है ये विचार हर व्यक्ति के जो है ना मानसिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर व्यक्ति जो है ना अलग अलग अच्छे और बुरे जो विचार है ना पहचानता है। तो ये जो अच्छा बुरा शब्द जहां भी दिख जाए वो आपका समुच्चय में नहीं आएगा, है ना। तो ध्यान रखना कि वो सेट या वो समूह समुच्चय नहीं कहलाएगा जिसमें अच्छा बुरा और जो है ना हर एक व्यक्ति की सोच के ऊपर डिपेंड करे। जो हर एक व्यक्ति अलग अलग बनाए वो आपका समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपने किसी ने बोल दिया ये समुच्चय होगा क्या? नहीं। आपसे बोल दिया कि सर्वश्रेष्ठ है ना, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समूह, खिलाड़ियों का समूह, बताओ क्या ये समुच्चय होगा? नहीं होगा, है ना। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का समूह, क्या ये समुच्चय होगा? नहीं, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप समझ गए ना, कि समुच्चय वह समूह होता है जिसमें स्पष्ट और निश्चित वस्तुएं होती हैं। क्लियर हो गई, है ना। अब जैसे मैं समुच्चय की बात करूं, है ना, तो समुच्चय की बात करूं तो मैं आपसे बोल सकता हूं पूर्ण संख्याओं का समूह या सम संख्याओं का समूह। तो सम संख्याओं का जो समूह है, मैंने क्या बोला, सम संख्याओं का जो समूह है वो क्या आपका समुच्चय होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सम संख्याएं निश्चित हैं, है ना। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, है ना, 6 हुआ, 8 हुआ, डैश 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 2 के डिफरेंस में जाने तो ये जो है वो आपका समुच्चय है, ये जो है वो आपका क्या है? समुच्चय। क्लियर हो गई बातें? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसको मंझले कोष्टक में रख के व्यक्त करते हैं। अगर कोई मंझले कोष्टक में लिखा है मतलब वो समुच्चय है। ध्यान रखना, अगर कोई मंझले कोष्टक में लिखा है मतलब वो क्या है? समुच्चय है मेरे डियर साथियों। और क्या समुच्चय नहीं है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। चलो अब आगे समझते हैं, आगे चीजों को जानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद भाई समुच्चय के लिए कुछ संकेतों का यूज किया जाता है, उन संकेतों को देख लो आप, है ना। टेंशन मत लो, आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा, जंप नहीं लगाई जाएगी, एकदम डिटेल में, है ना। चीजों को समझो, है ना। जैसे मान के चलो कहीं एन लिखा दिख गया, तो एन क्या होता है? तो एन होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो जहां एन है लिखा है मतलब वो एन लिखा है मतलब वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय,
एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समूह। और प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, तो भैया प्राकृतिक संख्याएं 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, है ना, डैश 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 कहां तक जाओ, इंफिनिटी तक। मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक की जो संख्याएं हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और एन क्या है, आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है ना। चलो अब जेड क्या है, तो जेड है भैया पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक आप जानते हो, है ना। तो यदि प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर दी, जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, डैश 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 कहां तक जाओ, इंफिनिटी तक जाओ, है ना। तो 0 से इंफिनिटी तक की जो है ना संख्याएं हैं, या फिर जो माइनस वाली संख्या है, जैसे -1 हुआ, है ना, -2 हुआ, -3 हुआ, यहां तक भी माइनस इंफिनिटी तक चले जाओ, तो ये जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं, है ना। तो प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं, 0, ये पूर्णांक में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, पूर्णांक में आते हैं। और पूर्णांकों का जो समुच्चय उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्लियर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर कहीं भी एन लिखा है मतलब वो प्राकृतिक संख्या है, कहीं भी जेड लिखा है मतलब पूर्णांक है, ठीक है। इसके बाद कहीं भी क्यू लिखा है तो क्यू क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और परिमेय संख्या जानते हो, बटे वाली संख्या, है ना। या फिर यूं बोल दो कि जिन संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या है ना। जैसे आपका 2 हुआ, है ना, 2 हुआ, या 2/3 हुआ, 4/5 हुआ, है ना। तो जिनको बटे में लिखा जा सके, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ये सब जानते हो, 10th में पढ़ के आए हो, है ना। तो जहां क्यू लिखा है मतलब वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जहां आर लिखा है, आर का मतलब वास्तविक संख्या। और संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक, पूर्ण, परिमेय, इन सभी संख्या को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। मतलब संख्या रेखा पर जितनी जो संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना इस बात को। तो वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आती हैं, बटे वाली, माइनस वाली, प्लस वाली, दशमलव वाली, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आ जाती है ना। तो ध्यान रखना इस बात को। ये आप जानते हो, इसमें धनात्मक, ऋणात्मक, बटे वाली, दशमलव वाली सभी संख्याएं इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। चलो ये बात समझ गए। तो आर क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक जो संख्याएं हैं इनको इंग्लिश में हम रियल नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर, रियल नंबर बोलते हैं। तो ये रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ बातें और बता दे रहा हूँ, है ना। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर अभी ये जेड लिखा है, क्या लिखा है, जेड। अगर मैंने यहाँ पर जेड प्लस लिख दिया मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब धनात्मक। तो ये जो जेड प्लस है वो धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है, जिसमें केवल धनात्मक लिए जाएंगे, ऋणात्मक नहीं लिए जाएंगे। और जेड माइनस लिख दिया मतलब ऋणात्मक पूर्णांक लिए जाएंगे, फिर धनात्मक नहीं लिए जाएंगे। ऐसे ही इधर है ना। अगर मैंने क्यू के ऊपर, अगर मैंने जो क्यू है इस क्यू के ऊपर प्लस लिख दिया मतलब ये धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और माइनस लिख दिया मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ऐसे यहाँ भी अगर मैंने आर के साथ प्लस लिख दिया मतलब ये धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। देखो वास्तविक संख्याओं में तो धनात्मक, ऋणात्मक, दशमलव वाली, बटे वाली सभी संख्याएं आती हैं। तो आर प्लस का मतलब धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना। तो इन संकेतों को आप जानो, है ना, समझ गए ना। तो इन बातों को समझ गए आप, समुच्चय समझ गए कि समुच्चय क्या होता है, ये संकेत समझ गए। अब आगे क्या समझना है, तो आगे चीजों को जानो, है ना, आगे चीजों को जानो, आगे किसको समझना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो भाई जो आपका समुच्चय है इसमें कुछ मूलभूत गणितीय चिन्ह का जो है ना उपयोग किया जाता है, उनको जानना, उनको समझना बहुत जरूरी है, वरना फिर गड़बड़ हो गया। चलो आ जाओ, समझो, ध्यान से सुनो। देखो भाई आप ये सब जानती हो कि इसको इक्वल बराबर कहते हैं, इसको इक्वल बराबर कहते हैं, ठीक है ना। और बराबर को अगर बीच में से काट दो तो ये नॉट इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, नॉट इक्वल। अगर ये लिखा है तो ये इक्वल है, ठीक है ना। चलो अब इस चिन्ह का मतलब समझो। देखो कभी कभी क्या होता है, ये वाला चिन्ह लगा दिया जाता है, ये वाला, है ना, कभी ये लगा दिया जाता है। सर ये है क्या लफड़ा, तो ध्यान से सुनो पहले बात, है ना। तो पहले तो ये देख लो कि जो खुला हुआ मुंह होता है, जो खुला हुआ जो मुंह होता है, जो खुला हुआ होता है उसको हम बोलते हैं मुंह या चोंच। खुला हुआ जो होता है वो उसको क्या बोलेंगे हम, मुंह या चोंच। ये आप ध्यान रखना, है ना। जो खुला हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे, मुंह या चोंच, है ना। तो आप देखो कि ये खुला हुआ जो भाग है वो बड़ा भाग है ना, दिख रहा है ना। जो खुला हुआ भाग दिख रहा है ना, ये बड़ा भाग दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो जो चोंच है वो होती है बड़ी, चोंच होती है वो है बड़ी, है ना। और ये जो भाग है ये वाला दिख रहा है, ये पूंछ है, इसको हम क्या बोलेंगे, पूंछ। और देखो ये आपका खुला हुआ भाग बड़ा दिख रहा है और जो पूंछ है वो छोटी दिख रही है, तो ये आपका छोटा है ना। तो ध्यान रखना ये क्या है, छोटा। तो अब हमें आपको याद ये रखना है कि जिस तरफ चोंच होगी वो बड़ा होगा और जिस तरफ पूंछ होगी वो छोटा होगा, क्योंकि चोंच है ना वो बड़ी होती है और पूंछ है वो छोटी होती है।
है ना। तो चोंच होगी बड़ी और पूंछ होगी छोटी, आप इसको माइंड में बिठा लेना, है ना। चोंच बड़ी, पूंछ छोटी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर ये वाला और ये वाला चिन्ह ये एक ही है, बस इसको पलट दिया जाता है, कभी इसको ऐसे लगा दिया जाता है, कभी इसको ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझा रहा हूं, उन चीज को समझो। देखो जैसे मान के चलो लिखा है x, है ना, x बड़ा है 1 से, है ना। अब बताओ जो चोंच है वो किस तरफ है, अब x की साइड है, तो आप क्या बोलोगे, इसको क्या पढ़ोगे, इसको ये पढ़ोगे कि x बड़ा है किससे, 1 से। इसको पढ़ने का तरीका है, जिस तरफ चोंच होगी वो बड़ा होगा, है ना, और किससे बड़ा है, तो दूसरी साइड जो है उससे, है ना। तो यहां x बड़ा है किससे, 1 से, x बड़ा है किससे, 1 से। और अगर इसी को ऐसे लिख देते x और ये 1, इसका मतलब देखो पूंछ की साइड है, मतलब ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो x छोटा है किससे, दूसरे साइड कौन है, 1, तो x छोटा है 1 से, इसका मतलब ये है, समझ गया ना, है ना। इसका मतलब क्या है ये, ठीक है। तो x क्या है, बड़ा है 1 से, और यहाँ x छोटा है 1 से। ये पढ़ने के तरीके हैं, समझ लो आप, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर सुनो, है ना। तो जैसे मान के चलो मैंने ये लिख दिया और इसके नीचे एक लाइन खींच दी, तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन खींची है 1, इसका मतलब है बराबर। इस लाइन का मतलब क्या होता है, बराबर, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x, क्या लिख दिया x, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, तो इसका मतलब क्या है, तो इस लाइन का मतलब क्या है, बराबर, मतलब x किसके, 1 के बराबर है। इस लाइन का मतलब क्या है, बराबर, तो x किसके बराबर है, 1 के बराबर है, या जो x है वो 1 से बड़ा है। देखो चौथ साइड है मतलब बड़ा है, तो ये जो 2 है इसके मतलब 2 है, या तो जो x है वो 1 के बराबर है, या जो x है वो 1 से बड़ा है। समझ रहे ना, समझ रहे कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, है ना। जैसे मान के चलो ये लिखा है, ठीक है, x और ये लिखा है 1, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x या तो 1 के बराबर है, या जो x है 1 से छोटा है। क्लियर हो गई बात है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। अब एक का मतलब और समझा दो, जैसे मान के चलो ये लिखा है x, ठीक है, और ये लिखा है 1, है ना, या फिर ऐसा लिख देता हूं, ठीक है ना। चलो और यहां लिखा है ये ऐसा, है ना। अब इसके साथ अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो इसको छिपा लो, छुपा लिया। अब x साइड मुंह खुला है ना, मतलब x बड़ा है किससे, 1 से। x बड़ा है मतलब किससे, 1 से, 1 से बड़ा है। और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 10, कितना लिख दे रहा हूं 10। और अब जब इसका संबंध बताऊं तो इसको छुपा लो, छुपा लो, छुपा लिया, तो यहां पर आपको दिख लिया। जब मैंने इसको छुपा लिया तो इनका संबंध क्या है, x देखो छोटी साइड है और ये बड़ी साइड है, मतलब x छोटा है किससे, 10 से। इसका मतलब ये है, तो एक कभी साथ साथ में आ गए, तो इसका मतलब क्या है, x जो है 1 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। इसका मतलब ये है पूरे का मतलब, है ना। तो ध्यान रखना जिन दो का, जैसे इन दो का मतलब निकाल रहा है तो इन दोनों को, इसको छुपा लो, इन दोनों का निकाल रहा है तो इसको छुपा लो, ऐसे करके आप सीख जाओ, है ना। अब यहाँ पर आप ऐसे अगर ये चिन्ह लगे हैं तो मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है जो x है 1 के बराबर या 1 से छोटा है, और यहां जो x है वो 10 के बराबर या 10 से छोटा है। x जो है 1 के बराबर या 1 से बड़ा है ना, 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो सकता है x, और यहां इसका मतलब क्या है कि जो x है वो 10 के बराबर या 10 से छोटा है। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो, तो इन चिन्हों का मतलब समझो, है ना। फिर से आपको इसको रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है ना, है ना। तो पिछले थोड़े वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और फिर से इनको देख लो, संभालो अच्छे से, ठीक है ना। चलो अब एक चिन्ह इसमें यूज होता है, ये वाला चिन्ह क्या है, तो इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं बेटा, बिलोंग्स टू, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब संबंधित है। मतलब क्या है, संबंधित। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू मतलब संबंधित है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, संबंधित है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बात, एक मैं चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे मान चलो मैंने एक संख्या, सम संख्याओं का समुच्चय लिख दिया, जैसे लिख दिया 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया और 10, है ना। क्या लिख दिया, 10, है ना। मैंने 10 तक की यहाँ पर सम संख्याओं का क्या बना दिया, समुच्चय बना दिया, है ना। और मैंने यहाँ लिख दिया 2, मैंने क्या लिख दिया, यहाँ 2। तो बताओ, ये मान के चलो a है, ये जो आपका समुच्चय मैंने इसको a से प्रदर्शित कर दिया, किससे प्रदर्शित कर दिया, a से। अब मैंने बोल दिया कि बताओ जो a है, जो 2 है, क्या जो 2 है वो a से बिलोंग कर रहा है। बताओ जो 2 है क्या इसमें रहता है,
आप बोलोगे हाँ सर रहता है, तो इसमें लगा सकते हो 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 संबंधित है ए से। जो आपका ये जो दिख रहा है पूरा, ये पूरा क्या है ए, क्या 2 इससे संबंधित है? हाँ संबंधित है। तो ऐसे के लिए जैसे मैंने बोल दिया 4 क्या इससे संबंधित है? हाँ, तो आप लिख सकते हो 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हो। ये बिलोंग्स टू का मतलब संबंधित है क्या इससे, जैसे मैंने उदाहरण देकर बताया, जैसे मान के चलो मेरे पास ये समुच्चय है, मैंने बोल दिया क्या क्या 2 जो है इससे संबंधित है? आप बोलोगे हाँ है, आप बोलोगे हाँ है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक चिन्ह का और यूज करते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे मान के चलो अगर ये दूसरी बार में मैंने क्या लिखा, ये वाला साइन बनाया, तो ये वाला साइन तो सर बिलोंग्स टू, और अगर मैंने इसको ऐसा काट दिया तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू, है ना, मतलब संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। अब मैंने यहां पर लिख दिया 12, क्या लिख दिया 12, है ना। क्या बताओ 12 इससे संबंधित है? 12 इससे संबंधित है? नहीं। तो आपको ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा 12 इससे संबंधित नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो 12 नॉट बिलोंग्स टू ए। ए देखो ये है, तो इससे संबंधित नहीं है, तो 12 नॉट बिलोंग्स टू ए। मैंने यहां पर लिख दिया भैया, कितना लिख दिया? मैंने लिख दिया 0। क्या 0 इसमें है? इसमें है नहीं है, तो आप लिख सकते हो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसा, है ना। तो समझ गए ना, बिलोंग्स टू का मतलब और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब। क्लियर हो गई कहानी? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? आप बोलोगे सर नहीं, इतनी सी परेशानी, इतनी सी भी दिक्कत नहीं है। बताओ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जानने वाली चीज है। अगर यही चीज आपको नहीं पता तो आगे कैसे बढ़ाओगे, कैसे आप एक्सरसाइज को कर लोगे, ठीक है ना। चलो अब हाई हम आगे बढ़ते हैं, और जो है आपका समुच्चय, समुच्चय को लिखने के कुछ रूप बता रहा है, समुच्चय को लिखने के कुछ रूप होते हैं। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा, हेडिंग बनाइएगा, क्या समुच्चय लिखने के रूप। देखो समुच्चय या जो सेट होता है, इसको लिखने के 2 रूप होते हैं मेरे डियर साथियों। कितने? 2, एक दूसरा, ठीक है। तो पहला रूप होता है जिसका नाम है रोस्टर रूप या रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना। रोस्टर रूप या रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इसमें कैसे लिखते हैं समुच्चय को, तो ध्यान से सुनो, आपको आता है ना। तो इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्टक में, कौन से कोष्टक में? ये जो दिख रहा है ना मंझला कोष्टक, इसमें लिखते हैं, बस सीधा लिख देते हैं, कुछ नहीं है। जो रोस्टर रूप होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, इसमें जो समुच्चय है उसके सभी अवयवों को इस मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, और मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखना ही आपका समुच्चय रूप या जो रोस्टर रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? रोस्टर रूप या रोस्टर फॉर्म कहलाता है ना। जैसे एग्जांपल है 10 तक की सम संख्याओं का समुच्चय, तो 10 तक की सम संख्याएं लिख दो, जैसे 2 लिख दिया, है ना, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, ये 10 लिख दिया। इसको मंझले ब्रैकेट में लिख दो, ये मंझले ब्रैकेट में लिखो, यही आपका रोस्टर रूप है। इसको आप व्यक्त कर सकते हो, मान लो ए से, कोई दिक्कत नहीं, ए से, बी से, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर बोल दिया 10 तक विषम संख्याओं का समुच्चय, तो 10 तक विषम संख्याएं लिख दो, है ना। जैसे 1 है ना, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है ना। तो ये 1 से 10 तक की क्या हो गई? विषम संख्याएं, है ना, मतलब 10 तक की क्या हो गई? विषम संख्याएं हो गई। तो ये विषम संख्याओं को इस मंझले कोष्टक में लिख देंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा? रोस्टर रूप हो जाएगा, है ना। जैसे बोल दिया स्वरों का समुच्चय, तो अगर रोस्टर रूप में लिखना है तो रोस्टर रूप के लिए एक ब्रैकेट लगाओ और स्वर लिख दो, जैसे ए है ना, ई है, आई है, ओ है, ये यू है, ठीक है। तो ये आपका रोस्टर रूप हो गया, है ना। कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप। अब दूसरा रूप कौन सा होता है? तो दूसरा रूप होता है बेटा समुच्चय निर्माण रूप। तो दूसरा रूप कौन सा है बेटा इसका? समुच्चय निर्माण रूप, जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। अब यह जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, समुच्चय निर्माण रूप होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसमें क्या होता है? तो ध्यान से सुनो, इस विधि में सभी अवयव नहीं लिखे जाते, साफ साफ लिखा है। जैसे इसमें सभी अवयव लिख दिए गए ना, इसमें ऐसे सभी अवयव नहीं लिखे जाते, बल्कि एक नियम या शर्त लिखी जाती है, बल्कि एक नियम लिखा जाता है या शर्त लिखी जाती है ना, जिससे समुच्चय के सभी अवयव निर्धारित हो जाते हैं। मतलब एक ऐसी शर्त या ऐसा नियम लिखा जाएगा जिससे समुच्चय के सभी अवयव निर्धारित हो जाएंगे, एग्जैक्ट रूप से, आराम से समझ में आ जाएंगे कि क्या है। अब यहाँ ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो जैसे मान के चलो एग्जाम्पल है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 का हमें समुच्चय बनाना है। क्या बनाना है? समुच्चय। तो अगर इसका हम
रोस्टर रूप बनाते हैं, इनके समुच्चय का अगर हम रोस्टर रूप बनाएंगे तो रोस्टर रूप के लिए तो हम डायरेक्ट इनको मंझले ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, मतलब 2 है, 4 है, 6 है ना, 8 है, 10 है और मंझला ब्रैकेट बंद। तो ये तो आपका भैया रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है ना, ये तो आपका रोस्टर फॉर्म है। लेकिन अगर हमें इनका समुच्चय निर्माण रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो भैया सेट बिल्डर फॉर्म में तो एक नियम होता है, एक शर्त होती है। तो इसका क्या नियम है, इसका क्या शर्त है? तो ध्यान से सुनो, क्या बताओ, ये 10 तक की सम संख्याएं नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। सर ये 10 तक की सम संख्याएं हैं। बोलो है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, है सर, ये 10 तक की सम संख्या है। तो अगर हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनो। तो अगर बेटा इन सभी संख्याओं को मान लेता हूं मैं x, है ना, इन सभी संख्याओं को क्या मान के रख रहा हूं मैं? x मान के रख रहा हूं। क्या मान के रख रहा हूं? x। तो जब हम देखो x, जरूरी नहीं है कि x मानो, आप अपने हिसाब से इन सभी संख्याओं को y मान सकते हो, इन सभी संख्याओं को आप n मान सकते हो। आप अपने हिसाब, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या मान रहे हो। तो मान लेता हूं मैं इन सभी संख्याओं को x, क्या मानता हूं? x, है ना। तो जब इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखा जाएगा तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले लगाया जाएगा बेटा वर्गाकार, मंझला ब्रैकेट, ये लगा दिया। इन सभी को मैंने क्या मान लिया? x। तो फिर मैं लिखूंगा x, क्या लिखूंगा? x, है ना। और फिर मैं ऐसी लगाऊंगा ऐसी 2 बिंदु लगाऊंगा, ठीक है, 2 बिंदु। इन 2 बिंदु का मतलब क्या है? मैं यहां लिख दे रहा हूं। इन 2 बिंदु का मतलब क्या है? इस प्रकार है, इस प्रकार है। इन दो बिंदी का मतलब क्या होगा बेटा? इन 2 बिंदी का मतलब क्या है? इस प्रकार है। देखो मैंने यहां पर इसको अच्छे से ऐसे लिख दिया, है ना। 2 बिंदी का मतलब क्या है? इस प्रकार है। तो मैंने यहां पर इतना, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है x इस प्रकार है, x इस प्रकार है कि x x x x एक, यहां x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है ना। अब x एक सम संख्या है, ध्यान रखना, x एक सम संख्या तो है, तथा जो x है इसका मान क्या है? 10 के बराबर या 10 से कम। देखो x छोटी साइड है, मतलब x का जो मान है वो 10 से छोटा है, लेकिन ये लगा है मतलब 10 के बराबर है। मैंने अभी संकेतों को समझा दिया ना, है ना। तो x एक सम संख्या है तथा x जो है वो 10 के बराबर या 10 से छोटा है। यहां पर आकर इस मंझले ब्रैकेट को बंद कर देना। ये इसका समुच्चय निर्माण रूप है मेरे डियर साथियों, मेरे प्यारे साथियों। कौन सा रूप है? समुच्चय। देखो इसमें ये नियम नहीं लिखा, क्या इसमें शर्त नहीं लिखी? इसको पढ़ने का तरीका एक बार फिर से सुन लो, सीख लो, है ना। मैंने क्या बोला? x इस प्रकार है, ध्यान से सुनना। इन सबको क्या माना मैंने? x माना। आप y भी मान सकते हो, है ना। तो x इस प्रकार है कि x एक सम संख्या है, x इस प्रकार है कि x क्या है? एक सम संख्या है, तथा जो x है इस x का मान 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो देखो x का मान 10 के बराबर 10 से छोटा ही है ना। और x क्या है? सम संख्या है, मतलब आपको ऐसी सम संख्याएं लिखना है जो 10 के बराबर या 10 से छोटी हो। तो 10 के बराबर या 10 से छोटी यही संख्याएं लिख सकते हो आप। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? अब मैं इसको दूसरा एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाओ। ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल लिखा है। देखो यहां पर लिखा है 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, है ना। तो अगर हमें 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का रोस्टर रूप लिखना है तो ये भाई सिंपल है ना। 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिख दो। तो देखो ये 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ये 5 लिख दिया, और इसको हमने मंझली ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये आपका रोस्टर रूप हो गया। लेकिन हमें सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप लिखना है तो उसमें तो एक नियम होता है ना। तो वो नियम क्या है? तो देखो इसको अपन मान के चलते हैं, a के बराबर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अगर हमें इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखना है तो समुच्चय निर्माण रूप लिखने के लिए सबसे पहले एक मंझला ब्रैकेट लगाओगे, और 1 से 5 तक की संख्याओं को मान लिया हमने x। जरूरी है आप x मान सकते हो, है ना, कोई भी आपको मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, x y जो भी मानना है। तो मैंने क्या मान लिया? x।
तो मैंने लिख दिया x और यहाँ पर दो बिंदी लगानी पड़ेंगी। ये बिंदी क्या बताती हैं? इस प्रकार है। तो x इस प्रकार है, x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या। लेकिन भाई प्राकृतिक संख्याएं तो अनंत तक होती है। कहां तक है हमारी प्राकृतिक संख्याएं? 5 तक। कहां तक है? 5 तक, है ना। संख्या है तथा जो x है, क्या है? x है वो 5 के बराबर या 5 से छोटा है, 5 से ज्यादा नहीं जा रहा ना, तो यहां लिखना पड़ेगा जो x है वो आपका 5 के या तो बराबर है या 5 के, देखो इसका मतलब बराबर, या तो 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। क्या उससे ज्यादा जा रहे हो आप? क्या 5 से ज्यादा जा रहे हो? नहीं। और प्राकृतिक संख्याएं भैया 1 से ही स्टार्ट होती हैं, तो आपको कम वाले लिखने की जरूरत नहीं है ना। बस ज्यादा वाला लिख दो, 5 तक जाना है तो आपने लिख दिया x जो है ना 5 के बराबर है या 5 से छोटा है, और इसको ना आप क्या कर दो, मंझले ब्रैकेट से बंद कर दो, खत्म। ये आपका एक नियम हो गया। लेकिन इस नियम से हमें पूरा सब कुछ पता चल रहा है कि 1 से 5 तक की संख्याएं हैं। समझ पा रहे हैं? कोई परेशानी है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चाहो तो आप इसको और थोड़ा सा वेल डिफाइंड और कर सकते हो। जैसे मान के चलो ये जो x है, देखो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, 1 से छोटा तो है नहीं, और वैसे भी प्राकृतिक संख्याएं 1 से छोटी होती ही नहीं है। तो और अच्छे से आप बताना है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जो x है वो भैया x के बराबर या x जो x है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, लेकिन 5 के बराबर या 5 से छोटा है। ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। बट मैं इसलिए इसको जरूरी नहीं समझ रहा क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, है ना। और कहां तक? 5 तक जाना है, तो लिखा ही है 5 के बराबर या 5 से छोटा। तो 5 से छोटा 4 3 2 1, 1 से कम होती नहीं है प्राकृतिक संख्या, तो ये भी लिख सकते हो, है ना। तो धीरे धीरे टेंशन मत लो, आप सब कुछ समझ जाओगे। लेकिन इतना सोचो, अगर मैं आपसे ईमानदारी से कहूं कि अगर किसी ने अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा है तो एक एक चीज आपको समझ में आई होगी जो अभी तक मैंने पढ़ाई है, ठीक है ना। तो जितना हमने सीखा है अब उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे? जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 है इसको फिनिश करके। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश। भाई बहुत जरूरी था, बेसिक है ना, इसीलिए अपन ने जाना समझा, ठीक है ना। चलो तो भाई एक्सरसाइज 1.1 को देखना, आप यूं उड़ाओगे हवा में भाई, आप ना बहुत अच्छे से सीख चुके, ठीक है ना। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 है ना, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इससे मैं सिर्फ इतना बोला है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने जो उत्तर हैं इनका औचित्य दो। अपने जो उत्तर हैं इनका सही आंसर आपको देना है ना। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। भाई जे जो आपका शब्द लिखा है जे, इस जे से प्रारंभ होने वाले जो है ना सभी महीनों का संग्रह। तो भाई जे से कौन स्टार्ट होता है? तो भाई जे से होता है जनवरी स्टार्ट होता है। कौन होता है? जनवरी होता है स्टार्ट, है ना। अब जे से और कौन स्टार्ट होता है? जे से भैया आपका जून स्टार्ट होता है। कौन स्टार्ट होता है? जून। और जे से आपका क्या होता है? जुलाई स्टार्ट होता है। क्या होता है? जुलाई, है ना। क्या और जे से कोई स्टार्ट होता है? तो भाई मैं आपसे बोलूं कि भाई जे से प्रारंभ होने वाले जो है ना महीनों का समूह बताओ, तो आप बोलोगे सर जनवरी है, जून है, जुलाई है। आपसे पूछेंगे आप भी यही बताएगा, कुछ किसी और से पूछेंगे तो भी यही बताएगा, है ना। चौथे से पूछेंगे तो भी यही बताएगा। ये थोड़ी ना है कि मेरे लिए जो जे से प्रारंभ होने वाले जो महीनों का समूह है वो जनवरी, जून, जुलाई है, आपके लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। ये तो सबके लिए स्पष्ट है, ये तो सबके लिए निश्चित है। मतलब ये आपका समुच्चय है। मैंने आपको सिखाया भाई, ये चीज नहीं सिखाई क्या? स्पष्ट और निश्चित वस्तुओं का समूह क्या है? समुच्चय। तो ये समुच्चय है, इसका आंसर मतलब ये समुच्चय है। दूसरा, अब दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भाई मेरे लिए हो सकता है प्रतिभाशाली मुंशी प्रेमचंद हो, कबीरदास हो, सूरदास हो, मेरे लिए। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि जो मेरे लिए लेखक अच्छे लगते हैं वो आपके लिए भी अच्छे लगे। आपके लिए हो सकता है आपको मीराबाई अच्छी लगती हो सकता है आपको मैथिली शरण गुप्त जी अच्छे लगते हो सकता है आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अच्छे लगते हो। क्या जरूरी है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो आपको अच्छा लगे?
या वो तीसरे को अच्छा लगे, ये जरूरी है क्या? सबके लिए जो प्रतिभाशाली लेखक हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ये हर व्यक्ति की सोच के ऊपर निर्भर करेगा। बिल्कुल है, निर्भर करेगा। तो जो सोच के ऊपर है ना निर्भर करता है वो आपका समुच्चय होता ही नहीं है भाई। मैं आपको शुरू से यही तो समझा रहा हूं। बोलो, आप नहीं समझा रहा क्या? हाँ बोलोगे आप, समझा रहे हो सर। तो बताओ, इसको प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, है ना, इसीलिए यह एक समुच्चय नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए तो भैया जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो आपका विराट कोहली है, रोहित शर्मा है ना, KL राहुल है ना, इसके बाद हार्दिक पांड्या है। मेरे पास तो ये है, जरूरी है आपके को भी ये अच्छे लगते हो सकता है आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा है ना और जो हार्दिक पांड्या अच्छे ही ना लगते हो, आपकी लिस्ट में तो ये आएंगे ही नहीं फिर। और हो सकता है किसी तीसरे को और कोई बल्लेबाज अच्छा लगता हो, है ना, वो तो इसकी लिस्ट में आएंगे ही नहीं। भाई मेरी लिस्ट में है, आपकी लिस्ट में नहीं है, इसकी लिस्ट में कोई और है, सबकी लिस्टों में अलग अलग है ना, ये मतलब स्पष्ट नहीं है, ये निश्चित नहीं है, तो ये भी आपका समुच्चय नहीं हो सकता। मैं आपको यही तो समझा के रखा हूं पहले से ही मैंने ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। अगला है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल है ना, हमारी कक्षा में जैसे मान के चलो आज एडमिशन फिक्स हो गए, अब एडमिशन नया एडमिशन नहीं होगा। आज हमारी कक्षा में 50 बच्चे हैं, अब कोई नया एडमिशन नहीं होगा, तो कल भी भाई 50 ही बच्चे होंगे, पूरी एक साल तक ही 50 रहेंगे, है ना, एक साल तक ही 50 रहेंगे। बिल्कुल ये निश्चित है, ये निश्चित है, नहीं बदलेगा, स्पष्ट है। हमारी कक्षा में 30 बालक हैं, 20 बालिकाएं हैं, तो 30 बालक साल भर रहेंगे, नहीं बदलेंगे। अब अगली साल हो सकता है वो नया एडमिशन कहीं और ले ले, नाम कटा ले तो अगली साल, लेकिन एक साल तक बालकों का जो है ना वो बदलेगा क्या? नहीं, निश्चित है, स्पष्ट है ना। तो कक्षा के सर्वश्रेष्ठ जो बालक हैं इनका जो समूह है ये निश्चित है, इसलिए यह समुच्चय, इसलिए यह समुच्चय है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है ना कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। बिल्कुल 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं आपके लिए जो है वो मेरे लिए है, वो तीसरे के लिए है, स्पष्ट है। अगला है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। बिल्कुल, लेखक प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यास हैं, जैसे गोदान हुआ, है ना, गोदान हुआ, है ना, गोदान हुआ, गबन हुआ, तो ये इनके उपन्यास हैं, तो ये मेरे लिए है कि भाई मुझे पता है कि आपको भी, है ना, ऐसे नहीं है कि मेरे लिए ये उपन्यास है आपके लिए कोई और होंगे। भाई इनके जब हैं ये, तो ये क्या बदलेगा? चीज नहीं बदलेगा, है ना, ये नहीं बदलेगा, उनके हैं उपन्यास तो हैं, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी है कि मेरे लिए ये भी उपन्यास, अगर सिलेबस में उपन्यास है तो मैं ये वाला पढ़ूं, आप कोई और पढ़ लो। भाई हो भी तो, और जितने हैं उनका वो सब हो जाएगा, मतलब ये निश्चित है ना, परिभाषित है, इसलिए समुच्चय। ठीक है ना। चलो अब सभी, अब 6 क्वेश्चन हो गए हमारे, कितने हो गए? 6 हो गए, है ना। अब यहाँ पर नंबर बदल दीजिए, है ना, यहाँ नंबर बदल दीजिए। तो अब 10वां क्वेश्चन, सॉरी 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है? तो 7वां जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है हमारे पास सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब समपूर्णांक जैसे -2 हुआ, -4 हुआ, -6 हुआ, सभी समपूर्णांक, है ना, जैसे 2 हुआ, है ना, 0 हुआ, है ना, 4 हुआ, 6 हुआ, है ना, 8 हुआ, तो भाई सभी पूर्णांक मेरे लिए जो है वही आपके लिए है, वही किसी और के लिए, सभी संपूर्णांक। तो सभी संपूर्णांक निश्चित बात है भाई, अनिश्चित नहीं है, स्पष्ट है। और ठीक, तो ये समुच्चय है, ये क्या है? समुच्चय है, कोई अलग बात नहीं है इसमें। ठीक है ना। ओके, फिर अगला है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। बिल्कुल, आप जैसे मान के चलो मैं आपके लिए जो पढ़ा रहा हूँ इस अध्याय में, जैसे पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आप पढ़ोगे, वही तीसरा पढ़ेगा, अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हो तो। ये निश्चित है, ये क्या है? निश्चित है, मतलब ये भी समुच्चय। ठीक है। अब विश्व के सभी अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है, ये निश्चित नहीं है। हो सकता है मुझे सांप से डर लगता हो सकता है आपको ना लगता हो सकता है मेरे को छिपकली से डर लगता है, आपको ना लगता हो। तो मेरे लिए अगर छिपकली से डर लगता है तो मेरे लिए खतरनाक छिपकली है। मुझे अगर चूहे से डर लगता है तो मेरे लिए खतरनाक चूहा है। हो सकता है आप शेर से ना डरते हो तो आपके लिए शेर भी खतरनाक नहीं होगा। आप शेर से नहीं डरते हो तो आप शेर आपके लिए खतरनाक नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए खतरनाक है।
ये भी आपकी इंसान की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी आपका जो है ना समुच्चय नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो पहला हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है, बस बताना था जो मैंने आपको वेल डिफाइन कर दिया पहले से ही, है ना, तो दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, क्लियर हो गई कहानी, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला है मान लिखिए, ठीक है, मान, है ना, लिखिए, मान लिखिए, ठीक है। अब यहां पर a बराबर आपको ये दे के रखा है, मतलब ये जो a है, जो a समुच्चय है, इसमें 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। जो समुच्चय आपको दिख रहा है a, इसमें ये संख्याएं हैं। तो इन्हें बोला है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक भरिए, या तो आपका बिलोंग्स टू भरिए या आपका नॉट बिलोंग्स टू भरिए। तो जहां जो भरना है वहां पर वो भरेंगे, ठीक है। तो बताओ मुझे 5 जो दिख रहा है आपको, 5 क्या इसके अंदर है? आप बोलोगे है सर, ये रहा 5, तो क्या 5 ए से बिलोंग कर रहा है? ये जो 5 है वो ए से बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे हाँ सर, तो यहां पर आप बिलोंग्स टू लगा दो, बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू लगा दो, ठीक है। क्या 8 जो है इस ए में है? आप बोलोगे सर नहीं है, 8 तो देखो सर कहीं नहीं दिख रहा, तो 8 नहीं दिख रहा है ना ए में, तो आप क्या लगा दो? नॉट बिलोंग्स टू लगा दो। नहीं दिख रहा है तो नॉट, देखो मैंने समझा दी ना ये चीजें, है ना, बिल्कुल हलवा लगेंगे। अब बताओ क्या 0 ए में है? तो सर 0 तो नहीं दिख रहा, तो बस नॉट बिलोंग्स टू लगा दो, ठीक है। अब बताओ 4 दिख रहा है? हाँ सर 4 है ये, तो आप बिलोंग्स टू लगा दो। क्या 2 दिख रहा है? हाँ सर है ये, तो बस बिलोंग्स टू लगा दो। क्या 10 दिख रहा है? नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू लगा दो। ये इतना सा है जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। आ जाओ, निम्न के रोस्टर रूप लिखना है, मतलब आपको ये समुच्चय निर्माण रूप दिया है, इनके रोस्टर रूप लिखना है। समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना, सब कुछ हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। चलो, तो पहले हम पहला क्वेश्चन नहीं करा रहे, पहले हम इसका दूसरा करा रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसका आंसर देखो, इसका आंसर कौन सा रूप देना है? इसका रोस्टर रूप देना है, ठीक है ना। चलो पहले सर्च पढ़ो, क्या सर? एक्स इस प्रकार है कि, इसका मतलब क्या है? इस प्रकार। तो x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ये हमसे बोला है। तो 6 से कम आपको क्या करना है? 6 से कम प्राकृतिक संख्या को मझले ब्रैकेट में लिख देना। तो रोस्टर रूप के लिए किसका रोस्टर रूप बनाना है? b का, तो लिखो b, है ना, मंझला ब्रैकेट लगाओ, और इसमें जितनी भी संख्याएं होती है उसको मंझले ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। यही पढ़ के रखा है ना। तो भाई x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो लिख दो। तो 6 से कम क्या है? 1 है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। देखो देखो 6 से कम बोला उसने, 6 के बराबर नहीं बोला, 6 से कम। तो 6 से कम मतलब 5 तक ही जाना है आपको, छठवीं भी नहीं लेना, क्योंकि उसने साफ बोल दिया कि भैया x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम मतलब ये 6 से कम, ये इसका रोस्टर रूप। और रोस्टर रूप में हमें क्या करना पड़ता है? मंझले ब्रैकेट में डालना पड़ता है, डाल दिए, ये रोस्टर रूप बन गया। क्लियर हो गई कहानी? परेशानी नहीं है ना, दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसका पहला कार्य है। अब इसमें जो a है इसको a से व्यक्त किया गया है, और इसने बोला है कि जो x है वो इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक तो भैया अनंत होते, पूर्णांक तो अनंत होते हैं। कौन से पूर्णांक है? तो आगे यहां पर बताया गया है पूर्णांक है, और जो x है वो देखो -3 से बड़ा है, और देखो 7 से छोटा। देखो लिखा हुआ है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा। उनका हमें रोस्टर रूप बताना है, तो रोस्टर रूप के लिए a का बताना है, तो a लिख दो a, और भाई इसको मंझला ब्रैकेट लगाओ। अब भाई x 3 से छोटा है, तो 3 सॉरी हाँ नहीं बड़ा है, देखो ये देखो बड़ा, तो x है -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा कौन हुआ? -2 हुआ, है ना, -1 हुआ, 0 हुआ। कहां तक जाना है? 7 से कम, है ना, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। अब भाई 7 से कम जाना है, तो 7 से कम पहुंच गए। अब 7 नहीं जाना, क्योंकि इसने बोला थोड़ी है 7 के बराबर जाओ, 7 से कम जाना है, तो ये 7 से कम। तो मैंने बोला था ना, इनका मतलब समझ जाओ। मैंने पूरा सब कुछ यार समझा दिया, पूरा तो उगल दिया, अब मैं क्या ही करूं बताओ, है ना। तो देखो x -3 से बड़ा, और -3 से बड़ा -2, -1, फिर 0, 7 से छोटा, है ना, तो 1 2 3 6 तक चले जाओ, 7 से छोटा है, खत्म। पहला दूसरा क्वेश्चन खत्म, है ना। अब इसका तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इसका तीसरा है कि भाई देखो लिखा हुआ है, आप ध्यान समझो, c बराबर है x इस प्रकार है कि
x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। साफ साफ लिखा है भाई, x इस प्रकार है कि x दो अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। कितना है? 8। तो भैया यहां लिखो 8, यहां लिखो 8, लिख लिया ना आपने, है ना। अब बताओ 8 किस किस से बन सकता है? आप बोलोगे सर 0 से और 8 से 8 बन सकता है ना। या फिर ऐसा लिख दूं 8 और 0 से बन सकता है। हाँ, तो पहली संख्या हो गई 80, है ना। फिर आप इसमें कम करते जाना, इसमें बढ़ाते जाना, ठीक है। तो क्या 7 में कितना जोड़े कि 8 बन जाए? तो आप बोलोगे सर 1। तो भैया इससे दो संख्याएं बन जाएंगी, है ना। एक तो 71 बन जाएगी और एक 17 बन जाएगी। फिर इसको कम कर दो, 6 में कितना जोड़ेंगे भाई? 8 बन जाए। तो आप इससे भी दो संख्या बना सकते हो, एक तो 62 बना सकते हो, एक 28 बना सकते हो। ये दो अंकों की है, ठीक है। फिर इसको कम करो 5, कितना जोड़े? 3। तो एक तो भैया 53 बन जाएगी और एक बन जाएगी 35। हाँ बन जाएगी, ये दो अंकों की है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है x दो अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। आपको उन संख्याओं का समुच्चय बनाना है, सिंपल, ठीक है। फिर इसको एक कम करो, तो भाई इसको एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। और इसको कम करेंगे, इसको बढ़ाएं, देखो इसको कम करना है, इसको बढ़ाना, तो ये 4, तो ये 44 हो गया, एक ही होगा। फिर इसको कम किया तो कितना आया? 3 आया। और इसको कम किया तो कितना आया? तो सॉरी, इसको बढ़ाया तो कितना आ गया? 5। तो 35 और 53 जो आपका हो चुका है। बस इतनी ही संख्या होंगी, है ना। इससे ज्यादा संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अब फिर से ना अक्षर रिपीट हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? रिपीट। तो सबसे छोटी कौन सी है भैया? 17 है। कौन सी है? 17 है। फिर कौन सी है? क्रम से लिख दो, 17 से बड़ी कौन सी है? 28 है, ये लिख दिया 28 है। फिर बड़ी कौन है? 35 है, लिख दिया 35 है। फिर 44 है, फिर 53 है ना। 44, 53 है, 62 है, 71 है, 62 है, 71 है, 80 है ना। इनको आपको मंथली ब्रैकेट में रख देना है, इनको आपको मंथली ब्रैकेट में रख देना है। ये रोस्टर रूप बन गया। बताओ क्या ये जो आपको नियम दिया है, या जो आपको शर्त दी है, वो ये नहीं है क्या? देखो साफ साफ तो लिखा है यार, x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। और भाई अंकों का योग 8 है, उसके लिए इतनी संख्याएं बन सकती हैं, इससे ज्यादा कोई भी संख्या नहीं बन सकती। मैंने बता तो दिया कि यहाँ लिखो 8, फिर 8 से स्टार्ट कर दो, 8 0, फिर इसको कम करो, इसको बढ़ाओ, जब तक रिवीजन ना हो। देखो अब इससे बढ़ाएंगे तो फिर संख्याएं रिपीट होने लगेंगी, तो उनको छोड़ दो। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा इसका 4th, ठीक है ना। क्या है? x इस प्रकार है कि x अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब यहाँ पर भाई थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा भाई, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। x अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, मतलब हमें भैया जो है ना अभाज्य संख्या जो x है आपके पास अभाज्य संख्या है, और ये x जो है ना एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। मतलब एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, मतलब 60 में भाग जिसका जाता हो, है ना। जिसमें किसका भाग जाता हो? 60 का भाग जाता हो, ठीक है ना। जिसमें मतलब जिस संख्या से 60 में भाग चला जाए, ऐसा, है ना। मतलब x जो है ना अभाज्य संख्या तो है, लेकिन ऐसी अभाज्य संख्या है जिससे 60 कट जाता हो, ऐसा बोल सकते हो। जिससे 60 कट जाए, ऐसी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। चलो तो भाई जिसमें अपन क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। क्या 2 अभाज्य संख्या है? हाँ। क्या 2 से 60 कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, ठीक है। क्या 3 अभाज्य संख्या है? हाँ है सर। क्या 3 से 60 कट जाएगा? हाँ 3 दूनी 6, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। क्या 5 अभाज्य संख्या है? हाँ सर है 5 अभाज्य संख्या। क्या इस 5 से 60 कट जाएगा? हाँ सर 5 से 60 कट जाएगा, ठीक है। 6 अभाज्य है? नहीं। 7 है, लेकिन 7 से 60 नहीं कटेगा, है ना। 8 फिर नहीं, मतलब 3 के अलावा ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 का भाजक हो। तो बस यही 3 आंसर होंगे, है ना। यही 3 इसके आंसर होंगे। तो ये आपका डी। क्लियर है कहानी? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? आप बोलोगे सर नहीं, इतनी सी भी परेशानी नहीं है और इतनी सी भी हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट? 4, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखो। 5वां क्या है? ई वाला है, जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाओ। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाओ।
है ना। ये आपका कौन सा रूप देना है, इसका रोस्टर रूप देना है यार, क्या ही बोले, है ना, क्या ही बोले इसको, है ना, क्या ही बोले, कितना इजी क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के सभी जो है ना जो अक्षर है इनको लिख दो, है ना, टी लिख दो, है ना, आर लिख दो, है ना, ठीक है, आई, मतलब इनको कॉमा के साथ जितने भी अक्षर हैं इन सभी अक्षरों को मंझले ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख लो, है ना, ठीक ठीक। सब जितने भी अक्षर हैं इनको मंझले ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख दो, खत्म। ठीक है, कोई परेशानी, बोलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो अब यहां पर थोड़ी सी मुझसे ये दिक्कत हो गई है ना, कि भाई यहाँ पर मुझसे दिक्कत हुई है, मुझसे ये दिक्कत हुई है कि देखो टी यहाँ आ गया तो फिर यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जो शब्द रिपीट होता है उसको एक ही बार लिखना है, जैसे टी, ट्रिग्नोमेट्री में टी कितनी बार है, 2, तो 2 बार नहीं लिखना, एक बार लिखना है, ठीक है, ओके। जैसे ये आर 2 बार आ गया, नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है ना, ऐसा लिखना है, ठीक है। जो अक्षर जैसे इसमें आर 2 बार आ रहा है, टी बार 2 बार आ रहा है, तो 2 बार जो शब्द आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है ना। जैसे टी लिख दिया तो अंतिम वाला टी मत लिखो, फिर आर लिख दिया तो अंतिम वाला आर मत लिखो, ऐसे, है ना। तो ये इसका समुच्चय निर्माण हो गया, ये ई के बराबर चल रहा है तो ये ई लिख दो, है ना। तो एक होमवर्क आपको फिर कौन सा दिया जाता है, ये वाला बैटर वाला, है ना। तो इसको बताओ कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ, है ना। जो बैटर वाला है इसको कैसे लिखोगे, एग वाला है ना, तो बताओ कैसे लिखोगे, बताओ। देखो ये लिख लोगे बी, लिख दोगे बी, फिर क्या लिख दोगे, ई लिख दोगे। अब टी 2 बार है तो एक बार लिखो, है ना, टी 2 बार है तो कितनी बार लिखो, एक बार लिखो। अब जो ई आ रहा है, अब जो आपका ई आ रहा है वो लिखोगे क्या, बोलो लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि ई हमने पहले ही लिख दिया, अब नहीं लिखेंगे, है ना। तो जो अक्षर 2 बार आ रहे हैं उनको एक ही बार लिखना, बस जो अक्षर है उनको कॉमा लगा के लिख दो, हो गया खत्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश, है ना। निम्नलिखित समुच्चयों के समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना, मतलब जो भी आपके पास जो दिए हैं इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं इन क्वेश्चन को भी। चलो तो मेरे डियर साथियों अब इसका 4th क्वेश्चन मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप लिखिए, मतलब आपको जो समुच्चय दे के रखे, ये आपको समुच्चय दे के रखे, इनका हमें समुच्चय निर्माण रूप लिखना। बहुत ही एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बस आप संबंध समझ आओ। देखो आपको पता है मैंने आपको समझा के रखा है कि समुच्चय निर्माण रूप में हमें क्या लिखना पड़ता है, तो भाई समुच्चय निर्माण रूप में हमें शर्तें या नियम लिखने पड़ते हैं, बोलो लिखने पड़ते हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये जो आपको समुच्चय निर्माण रूप दे के रखा है इसमें पहले संबंध देखो कि इसमें कौन सा संबंध, कैसा संबंध चल रहा है। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इस चीज को जज कर पा रहे होगे कि देखो ये कितना है भैया, 3 है, फिर कितना है 6, है ना, 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, फिर 3 चौके 12, मतलब सब में 3 का गुणा चल रहा है वो तो, है ना। 3 दूनी 6, है ना, 3 तिया 9, 3 चौके 12, मतलब 3 का पहाड़ा चल रहा है कि नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं, अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि भैया x = 3n के रूप में ये चल रहा है ना। जहां जो n है वो क्या है, n की जगह आप 1 रख दोगे, है ना, n की जगह इसमें 1 रखोगे तो 3 आएगा। n की जगह अगर 2 रख दोगे, है ना, तो 3 दूनी 6 जाएगा, और n की जगह आप 3 रखोगे तो 3 तिया 9, और 4 रखोगे तो 3 चौके 12, मतलब ये आपका संबंध, ये आपका संबंध चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। जहां n = 1 2 3 4 तक है, 4 से ज्यादा नहीं जाना। अगर n का मान आप 5 रखोगे तो इसमें तो ये 15 हो जाएगा, 15 इसमें नहीं है, मतलब n का मान कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो हम ये संबंध यहाँ पर हमें संबंध ही पहचानना पड़ता है। समुच्चय निर्माण रूप में हमें संबंध या नियम लिखने पड़ते हैं, तो हमें यहाँ संबंध पहचानना है। तो संबंध समझ में आ गया कि क्या चल रहा है, 3n क्या चल रहा है, संबंध कैसा चल रहा है, 3n, और n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और जहां पर n का मान 1 2 3 4, मतलब 1 या 1 से बड़ा है और 4 या 4 से छोटा है। ये बात हम समझ गए, है ना। अब हम ये बात समझ गए तो इसका जो समुच्चय निर्माण रूप है वो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन पूरे अवयवों को हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बेटा, हम पूरे अवयवों को क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है, इसका जो समुच्चय निर्माण रूप है वो हमारा कैसा हो जाएगा, तो पहले तो हम क्या लगाएंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे। इन सबको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है ना।
तो बताओ इसमें जो x है वो किस प्रकार है ना। तो इसमें जो x है वो इस प्रकार है, ये जो दो बिंदु है वो किसको दर्शाते हैं, इस प्रकार को दर्शाते हैं, बोलो हाँ, है ना। तो इसमें x इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू क्या है, 3n। 3n का संबंध चल रहा है कि नहीं, है ना, चल रहा है कि नहीं, ठीक है। जहां पर जो n है ना, जो 3x इज इक्वल टू 3n, ये वाला संबंध चल रहा है ना। तो जहां n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, तो प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग कर रहा है, n इक्वल टू 3n। और यहाँ जो n है वो प्राकृतिक संख्याओं को डिनोट कर रहा है, मतलब n जो है वो प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है। तो देखो n बिलोंग्स टू n, सॉरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। कैपिटल n क्या है, प्राकृतिक संख्याओं को बताता है, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, ठीक है ना। चलो, है ना। और अब बताओ यहाँ n प्राकृतिक संख्याओं को तो बताता है, क्या n का मान कोई भी रख सकते हो, नहीं, n आपका 4 तक ही जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया था n का मान 4 तक हो सकता है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। और कम से कम n का मान कितना होगा, 1 होगा, मैंने अभी आपको बताया था, है ना। और यहाँ पर लिख सकते हो या फिर तथा करके लिख सकते हो, है ना। तथा जो आपका x है, जो आपका नो n है, जो आपका n है, n का मान क्या होगा बेटा, 1 से ज्यादा होगा या इसके बराबर होगा। n का मान 1 से ज्यादा या इसके बराबर होगा। और जो n है, इस n का मान भैया 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा। 4 से ज्यादा नहीं रखना है आपको, है ना, 4 से ज्यादा नहीं रखना है आपको, है ना। और 4 से ज्यादा रख दोगे तो ये 15 चला जाएगा और हमारा 12 तक संबंध है। समझ रहे हैं, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अब हमारा संबंध ये बना था, x इज इक्वल टू 3n बना था, बोलो बना था कि नहीं। देखो अगर हम n का मान 1 रखेंगे, कितना रख लेंगे, n का मान भैया 1 रखेंगे, तो 1 इधर रखेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। n का मान 2 रखेंगे, अब 2 यहाँ रखो तो 2 तिया 6 जाएगा, ठीक है। n का मान 3 रख दोगे, है ना, तो 3 तिया 9 आ जाएगा। और n का मान 4 रख दोगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा, है ना। अब 12 से हमें ज्यादा नहीं जाना, 12 से हमें ज्यादा नहीं जाना, तो n का मान 1 और 4 के बीच रहेगा, तो 1 से बड़ा है या बराबर और 4 से छोटा है या बराबर। मुझे उम्मीद है आप सभी डियर साथियों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। बस यही हमारा आंसर है, इससे आगे बढ़ने नहीं है, इससे आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब हम दूसरा संबंध देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारा 2 है, फिर हमारा 4 है, फिर 8 है, और फिर आपका 16 है, और फिर आपका 32 है, ऐसा चल रहा है। तो बताओ अगर हम इसको संबंध ऐसा मान लें कि भैया देखो, अब बताओ ये कैसा चल रहा है। तो देखो 2 का दोगुना चल रहा है, 2 का दोगुना 4, फिर 4 का दोगुना कर दिया, फिर 8 का दोगुना कर दिया, और फिर 16 का दोगुना कर दिया। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं इसको 2 की घात n लिख दूं, अगर 2 की घात n लिख दूं, जहां n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। तो देखो अगर मैं 2 की घात n लिख दिया, n का मान अगर मैंने 1 रखा, तो 2 की घात कितना होगा, 1, और 2 की घात 1 कितना होता है, 2 होता है। फिर अगर मैं n का मान 2 रखूं, तो 2 की घात कितना होगा, 2 होगा, और 2 की घात 2, मतलब 2 दूनी 4 होगा। फिर n का मान 3 रखूंगा, n का मान कितना रखूंगा, 3, तो 2 की घात कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब ये 8 आ जाएगा, है ना। फिर 2 की घात 4 रखूं, n का मान 4 रख दूं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 की घात 4, 16 हो जाएगा। फिर 2 की घात 5 रखूंगा तो ये 32 हो जाएगा। मतलब ये 2 की घात के रूप में संबंध चल रहा है, आपको संबंध पहचानना है ना। जैसे ये 3 गुना चल रहा था, 3 का पहाड़ा चल रहा था, अब यहाँ 2 का पहाड़ा नहीं चल रहा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 होते हैं, नहीं है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 होते हैं, नहीं है। मतलब आपका ये 2 का पहाड़ा नहीं चल रहा। अगर ये 2 का पहाड़ा चल रहा होता तो हम यहाँ 2n लिख देते, लेकिन 2 का पहाड़ा नहीं है, 2 की घात में चल रहा है। किस में चल रहा है, 2 की घात में चल रहा है ना। तो संबंध आपको समझ में आ गया कि संबंध क्या है ना, संबंध क्या है, और n का मान आपको कहां तक लेना है ये आपको पता चल गया कि नहीं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो मैं लिखूंगा, तो यहाँ पर ये आपको ब्रैकेट लगाना है और फिर लिखना है x। इन सबको अपन क्या मान सकते हैं, x मान लग सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू 2 की घात n, ये वाला संबंध चल रहा है ना। जहां पर जो n है वो बिलोंग कर रहा है किसको, प्राकृतिक संख्याओं, किसको बिलोंग कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं को। तथा जो n है वो n का मान कहां से कहां तक है, तो n का मान भैया देखो 1 के बराबर या 1 से ज्यादा है, और n का मान कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा, 5 से ज्यादा नहीं जाएगा। 5 से अगर 6 हो गया तो फिर 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64, और हमें कहां तक ले जाना है, 32 तक, ठीक है। तो n का मान
जो है ना 1 के बराबर या 1 से बड़ा है और 5 के बराबर या 5 से छोटा है, ये ब्रैकेट पाना। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पर थर्ड में चल रहा है 5 25, फिर 25 का स्क्वायर है ना, फिर इसका स्क्वायर, मतलब ये भी कहीं देखो 5 की घात n का चल रहा है सिस्टम। देखो अगर मैं n का मान 1 रखूं, n का मान कितना रखूं भैया, 1 सेकेंड है ना, अगर मैं n का मान 1 रखूं तो 5 की घात 1 मतलब आपका 5 आएगा, फिर n की घात 2 रखूं मतलब 5 की घात कितना 2 और 5 की घात 2 कितना होता है 25, फिर n का मान अगर मैं 3 रखूं तो 5 की घात 3 मतलब 125, और फिर 5 की घात 4 रखूं है ना, n का मान 4 रखूं तो ये आपका आ जाएगा 625। कहीं ना कहीं देखो 5 की घात वाला सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो बस संबंध आपने पहचान लिया तो आपका काम बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा हमारा, पहले तो आप क्या लगाना, ये ब्रैकेट लगाना, ठीक है, बराबर, यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। आप x, इस पूरे को सबको क्या मान सकते हो, x मान सकते हो, ठीक है। x इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू क्या है, 5 की घात n, और जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं को, मतलब n की जगह प्राकृतिक संख्याएं ही आ सकती हैं, ठीक है। तथा जो स्मॉल n है इसका मान कहां से कहां तक है, तो देखो 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, और कहां तक जाना है, 4 तक जाना है, 4 से ज्यादा नहीं जाना है ना, ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में, 4 में, 4 से ज्यादा नहीं जाना, तो इसका मान जो है ना 4, n का मान जो है ना वो 4 के बराबर या 4 से छोटा है, लेकिन 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट बन। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट, आप बोलोगे भाई इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो। अब यहाँ फोर्थ क्वेश्चन देखो, पहले देखो 2 है ना, फिर 4 है और फिर क्या है 6 है ना। अब यहाँ पर देखो पहले 3 था, 6 था, 9 था, 12 था, मतलब यहाँ 12 तक रुक रहा था, इसके बाद कोई डेड डेश है क्या, इसके बाद कोई डेड डैश है क्या, इसके बाद कोई डेड डैश है नहीं, लेकिन इसके बाद देखो डेड डैश लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बेटा, डेड डैश लगा हुआ है, मतलब ये चीज रुक नहीं रही, ये चीज चलती जा रही है, चलती जा रही है। लेकिन ये संबंध क्या दिख रहा है, तो आपको पता है 2 4 6 प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन सम वाली, देखो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, मतलब एक सम संख्या जा रही है। कौन संख्या जा रही है, सम संख्या, यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, एक सम संख्या ये है ना जो आपकी अनंत तक बढ़ती जा रही है ना, ठीक है। तो इन सबको क्या माना जाए, x माना जाए, इन सबको क्या माना जाए, x माना जाए, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि भैया पहले तो ये ब्रैकेट लगाओ x है ना। अब x इस प्रकार है कि x एक सम प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या है, और इसको बंद करो, है ना। बताओ क्या x एक संख्या नहीं है, बोलो प्राकृतिक संख्या नहीं है, बट कौन सी है, देखो सम है, सम जा रहा है ना, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 ऐसा अनंत तक चलता जा रहा है, तो एक x एक सम प्राकृतिक संख्या जो अनंत तक जा रही, जाने दो, यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि कहां तक जाना है ना, अनंत तक जा रही है इसलिए कोई लिमिट नहीं है, तो कोई भी आप प्राकृतिक संख्या जो सम है वो आपकी बढ़ती जा रही है ना। तो यही सम है कि x एक सम प्राकृतिक संख्या है जो आपके अनंत तक जा रही है। कोई संबंध यहाँ पर नहीं बताना, जैसे इसमें बताया था कि n, यहाँ पर n का मान 1 से और 4 के बीच में ही था, उससे ज्यादा नहीं जाना, लेकिन यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है, जाओ जहां तक जाना है जाओ, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखो फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है ना, और फिर 100 है, तो देखो 1 कितने का वर्ग होता है, आप बोलोगे सर 1 का वर्ग होता है, 4 कितने का वर्ग है, आप बोलोगे 2 का वर्ग होता है, अब 9 कितने का वर्ग है, आप बोलोगे 3 का वर्ग होता है, फिर 100 कितने का वर्ग है, आप बोलोगे डेड डैश, देखो बीच में डेड डैश लगा है, मतलब बीच में डेड डैश लगा है, फिर देखो 9 के बाद फिर 16 होगा है ना, 16 होगा है ना, फिर 36 होगा, नहीं 25 होगा, फिर 36 होगा, ऐसे कहां तक जाना है, 100 तक जाना है ना। तो भाई एक जो है ना क्या बोल सकते हैं कि 100 तक जाना है, मतलब आपको 10 के स्क्वायर तक जाना, कहां तक जाना है, 10 के, 100 है, 100 कितने का वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है, मतलब आपके 10 के वर्ग तक जाना है ना। n का मान यहाँ पर प्रत्येक के ये वर्ग लिखे हुए हैं, प्रत्येक संख्या के क्या लिखे हुए हैं, वर्ग, मतलब ऐसा बोलूं कि 1 से 10 तक के ये क्या लिखे हुए हैं, वर्ग लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, वर्ग लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, वर्ग, मतलब ये पूरी वर्ग वाली संख्याएं हैं। तो मैं इसको n स्क्वायर लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू n स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो n का मान आप 1 रखोगे तो 1 का वर्ग होगा,
फिर 2 रखोगे तो 2 का वर्ग है, फिर 3 रखोगे 3 का वर्ग, 4 रखोगे 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, मतलब कहाँ तक जाना है? 10 के वर्ग तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 10 के वर्ग तक जाना, मतलब यहाँ लिमिट है। तो इसका भाई जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा समुच्चय निर्माण रूप होगा कि यहाँ लिखना पड़ेगा x इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू n है ना। और जहां n बिलोंग कर रहा है किसको भैया? प्राकृतिक संख्या n को बिलोंग कर रहा है। किसको कर रहा है? प्राकृतिक संख्या n को बिलोंग कर रहा है। तथा जो n है इसका मान देखो, इसका मान 1 से तो बड़ा है, देखो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, लेकिन कहां तक जाना है? 10 के वर्ग तक जाना है, मतलब इसका मान जो है ना 10 के बराबर या 10 से छोटा है ना, 10 के बराबर या 10 से छोटा है। 10 से आगे नहीं जाना, क्योंकि 11 का वर्ग 121 नहीं दिया है, यहाँ पर केवल 10 तक का दिया है। तो ये लिमिट आपको, शर्त आपको लिखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कोई शर्त नहीं है, क्योंकि ये अनंत तक जाता जा रहा है। देखो यहाँ बीच में डैश लगा है ना, मतलब ये 100 तक जाना, 100 तक मतलब 10 के वर्ग तक जाना, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समुच्चय निर्माण रूप जो मैंने आपको समझाए हैं वो आपको कुछ हद तक तो समझ में आ ही गए होंगे। ये 5 ही क्वेश्चन थे, 4th क्वेश्चन में जो होगा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।